नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात की थी। आज हम इसमें वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्णों के बारे में उसमें भी हमने जाना था, लेकिन विस्तृत से अध्ययन नहीं किया था। तो आइए विस्तृत से अध्ययन करते हैं वर्णों के बारे में। तो सर्वप्रथम वर्णे अभिव्यज्यते वा लघुतमो ध्वनि येन सह वर्णः। वर्णे अभिव्यज्यते वा लघुतमो ध्वनि येन सह वर्णः, अर्थात ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। जैसे राम हमने लिखा, इसमें र, अ, म और अ को हमने इसको खंड खंड में तोड़ दिया, छोटे छोटे भागों में। यही जो वो हैं वर्ण हैं। जैसे अगर र को अगर हम और तोड़ना चाहें तो अब वह इससे छोटा नहीं होगा, इसीलिए कहा गया है ध्वनि का वह लघुतम अंश जो अखंडित हो वर्ण कहलाता है। यह अखंडित है तो यही हो गया वर्ण। वर्णमाला या वर्णमात्रिका के बारे में जानते हैं। क्या होते हैं वर्णों के क्रमबद्ध, क्या दिया है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को अगर हम क्रमबद्ध रूप से सजा दें तो वर्णमाला बनती है। संस्कृत वर्णमाला को निम्न भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है संस्कृत वर्णमाला को। तो संस्कृत वर्णमाला को सबसे पहले अच में बांटा गया है और हल में बांटा गया है। अच का मतलब होता है स्वर वर्ण और हल का मतलब होता है व्यंजन वर्ण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं स्वर वर्णों के बारे में। स्वर क्या होते हैं? तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित हों, जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाएं, वह स्वर कहलाते हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 9 स्वरों की बात की गई है। ये 9 स्वर हमने माहेश्वर सूत्र में भी देखे थे। 1 से 4 तक जो माहेश्वर सूत्र थे उसमें अचों की बात की गई थी। अ, ई, उ, ऋ, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे 9 स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं आइए ये भी देख लेते हैं। स्वर कई प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्व कहलाते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे परीक्षाओं में कभी कभी ह्रस्व स्वर न देकर मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर दे देगा, तो इसके अन्य नाम है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, क्योंकि यह इन्हीं से अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे मूल स्वर कहा जाता है। एक मात्रा काल का समय लगता है, इसीलिए एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसको द्विमात्रिक स्वर, सजाती स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? ह्रस्व स्वर में एक मात्रा काल का समय लगता था और इसमें उससे दुगना लग रहा है, तो इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। सजाती स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही जाति के, अर्थात स्वरों, एक ही जाति के स्वरों को मिलाने पर ये स्वर बनते हैं, इसीलिए इन्हें सजाती स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। तो ऐसे तो 7 और 5 12 स्वर हो गए, लेकिन मूल स्वर जो आचार्य पाढ़े ने लिखे हैं उन्होंने सिर्फ 9 सूत्रों के बारे में बात की है। जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ी हमने उसमें से और स्वरों को अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाया। आइए तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें खींच कर बोलते हैं उसे प्लुत स्वर कहते हैं। कैसे खींच कर बोलते हैं? जैसे हम कहते हैं ओम राम, कैसे कहते हैं ओम? ओम ऐसे नहीं कहते हैं ओम, ओम ऐसे कहते हैं ओम। तो इसमें जो ओ को लगातार खींच कर बोल रहे हैं यही प्लुत हो गया।
आइए अब हम व्यंजनों को जानते हैं। व्यंजनों को संस्कृत में हल कहते हैं। इसमें लिखा है अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात या जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता, जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वही व्यंजन हैं। व्यंजनों के प्रकार को देख लेते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आइए इससे पहले थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं स्वरों की सहायता कैसे लेनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं क बोलते हैं तो क के आगे जो अ आता है वह इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है व्यंजन की परिभाषा कि स्वरों की सहायता लेनी पड़े तभी व्यंजन होगा। व्यंजनों के प्रकार देख लेते हैं। व्यंजन पहला है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के जिह्वा मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श होती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं आप लोग जान गए। अगर आप लोग इसको बोलेंगे तो जो हमारी रचना है अर्थात जिह्वा, वो मुख के बहुत से भागों में स्पर्श करेगी, इसलिए यह स्पर्श व्यंजन हो गया। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये वर्ग जितने हैं 5 वर्ग, इनको उदित वर्ग भी कहते हैं। जैसे कुचु टू तुपु एते उदितः। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। और इनकी संख्या 25 हो गई। एक वर्ग में 5 व्यंजन और 5 वर्ग में 25 व्यंजन। 5 गुणे 5 अर्थात 25। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन वायु की रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हमने उस ऊष्म व्यंजन के बारे में माहेश्वर सूत्र में भी बात की थी कि ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं। इन ऊष्म व्यंजनों को यदि हम बोलेंगे और सामने अपना हाथ लेके जाएंगे मुंह के, तो ऊष्मा का हमें अनुभव होगा। जैसे बोलिए स, स, श, ह। इनकी संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। पूछ देगा संस्कृत में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देगा स, ह, श और म। तो यदि हमें पता रहेगा कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो म नहीं होता है ऑप्शनली, उसको लगा देंगे म, गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन जो वर्ण स्पर्श एवं ऊष्म के बीच अवस्थित होते हैं उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अंतःस्थ मतलब ये बीच में होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ये कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। इनकी संख्या 4 होती है। इस प्रकार देखेंगे 25 हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंत्यस्थ व्यंजन। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण शास्त्र में अगर हम देखेंगे कुल व्यंजनों की संख्या तो 33 हो जाती है। कोई पूछेगा कि संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, अगर आपके लेवल का पढ़ाया गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हमें यूपी टेट देना है, सी टेट देना है, उसके बाद एक अपनी सरकारी स्कूल में सीट फिक्स करनी है। तो ये जो हमारा 3rd सेमेस्टर का संस्कृत का सिलेबस है, मैक्सिमम चीज़ें हमारे यूपी टेट में पूछती हैं। इसलिए दोस्तों धन्यवाद। नमो नमः संस्कृताय। धन्यवाद।